जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जो युद्ध और आर्थिक तबाही के बाद पूरी तरह से बिखर चुकी है। देशों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ गया है, उनकी करेंसी की कोई कीमत नहीं रही और सारा कारोबार, सारा ट्रेड ठप पड़ गया है। और इसी मलबे से एक नए ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को बनाने की जरूरत पैदा होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी तरह से टूटे हुए सिस्टम को फिर से कैसे जोड़ा जाए? एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो आगे चलकर इस तरह की तबाही को रोक सके? ये उस दौर का सबसे बड़ा सवाल था। और इस सवाल का जवाब मिला 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से शहर ब्रेटन वुड्स में। यहाँ दुनिया भर के लीडर्स एक नई आर्थिक व्यवस्था की नींव रखने के लिए जमा हुए थे। ये एक ऐसा पल था जो आने वाली कई दहाइयों तक दुनिया की शक्ल बदलने वाला था। देखिए, ब्रेटन वुड्स से पहले की दुनिया में आर्थिक तौर पर पूरी तरह से उथल-पुथल मची हुई थी। देश अपने फायदे के लिए जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और फ्री और फेयर ट्रेड करना वो तो लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल एक आर्थिक जंगल राज जैसा माहौल था। तो इस केओस को खत्म करने और एक तरह की स्टेबिलिटी लाने के लिए एक बहुत बड़ा सल्यूशन सामने रखा गया। ये सल्यूशन टिका था 3 मजबूत ग्लोबल पिलर्स पर, जिन्हें भविष्य में होने वाली आर्थिक आपदाओं को रोकने के लिए ही डिजाइन किया गया था। ये 3 पिलर्स थे, 3 जबरदस्त संगठन। पहला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, जो बना ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का फाइनेंशियल फायर फाइटर। दूसरा, वर्ल्ड बैंक, जो जंग के बाद दुनिया को फिर से खड़ा करने के लिए बना ग्लोबल कंस्ट्रक्शन क्रू। और तीसरा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, जो रूल्स पर आधारित ट्रेड के लिए ट्रेड रेफरी का काम करता है। चलिए, अब इन तीनों में से सबसे ताकतवर संस्था IMF को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है और यहाँ असली पावर किसके हाथ में है? IMF की ताकत को समझना है तो हमें कोटा सिस्टम को समझना होगा। कोटा वो पैसा है जो हर मेंबर देश IMF को देता है, लेकिन ये सिर्फ एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये पावर का असली सिंबल है। किसी देश का कोटा 4 बहुत जरूरी चीजें तय करता है। पहला तो उसका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, दूसरा उसकी वोटिंग पावर, तीसरा उसे कितना लोन मिल सकता है, और चौथा स्पेशल ड्राइंग राइट्स में उसका हिस्सा। सीधी सी बात है, जितना बड़ा कोटा उतनी ज्यादा ताकत। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पावर का बैलेंस असल में कैसा दिखता है। यूनाइटेड स्टेट्स लगभग 16.5% के साथ सबसे आगे है, जो उन्हें बड़े फैसलों पर एक तरह की वीटो पावर देता है। उसके बाद जापान, चीन और जर्मनी जैसे देश आते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल फैसलों में किन देशों का दबदबा है। और ये जो पावर स्ट्रक्चर है वो सिर्फ वोटों तक ही सीमित नहीं है। एक अनकहा नियम है जिसे जेंटलमैन अग्रीमेंट कहते हैं। इसके तहत IMF का हेड हमेशा एक यूरोपियन होता है और वर्ल्ड बैंक का हेड हमेशा एक अमेरिकन। ये परंपरा आज भी सवाल खड़े करती है, खासकर तब जब दुनिया में बाकी देशों का प्रभाव बढ़ रहा है। अच्छा, अब IMF से आगे बढ़ते हैं और आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO पर, और उन सिद्धांतों को समझते हैं जो ये तय करते हैं कि देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कैसे करेंगे। WTO का पूरा ढांचा इन 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पर खड़ा है। पहला, कोई भेदभाव नहीं, यानी सबके साथ एक जैसा बर्ताव। दूसरा, ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा फ्री बनाना, यानी रुकावटें कम करना। तीसरा, प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब नियम साफ और स्थिर हों। चौथा, फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देना। और पांचवा, डेवलपिंग देशों को आगे बढ़ने में मदद करना। अब ये जो भेदभाव रहित वाला सिद्धांत है, इसके 2 बड़े हिस्से हैं। पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप किसी एक देश को ट्रेड में कोई खास छूट देते हैं तो आपको वही छूट सभी WTO मेंबर्स को देनी होगी। और दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट, यानी एक बार कोई विदेशी प्रोडक्ट आपके मार्केट में आ गया तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा आप अपने लोकल प्रोडक्ट्स के साथ करते हैं। WTO खेती किसानी से जुड़ी सब्सिडी को समझने के लिए एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। एम्बर बॉक्स यानी रेड लाइट, ये वो सब्सिडी हैं जो ट्रेड को बिगाड़ती हैं और इन्हें कम करना जरूरी है। ग्रीन बॉक्स यानी ग्रीन लाइट, ये वो सब्सिडी हैं जिनसे ट्रेड पर बुरा असर नहीं पड़ता, तो इनकी इजाज़त है। और ब्लू बॉक्स, ये एक तरह से येलो लाइट है, जो उन सब्सिडीज के लिए है जो प्रोडक्शन को लिमिट करने से जुड़ी हैं, और ये काफ़ी विवादित एरिया है। चलिए, अब इन किताबी नियमों को छोड़ते हैं
और देखते हैं कि असल दुनिया में WTO के एग्रीमेंट्स हमारी रोजमर्रा की चीजों और यहाँ तक कि जान बचाने वाली दवाओं पर कैसे असर डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है अल्फांसो आम केस से। हुआ ये कि यूरोपियन यूनियन ने भारत से आने वाले मशहूर अल्फांसो आमों पर बैन लगा दिया। वजह बताई गई कि फलों में मक्खियों का इन्फेक्शन है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड डिस्प्यूट बन गया। इस पूरे झगड़े के बीच में था WTO का एक खास अग्रीमेंट, SPS अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट देशों को फूड सेफ्टी के लिए अपने स्टैंडर्ड्स बनाने का अधिकार देता है, लेकिन एक शर्त पर। ये स्टैंडर्ड्स साइंटिफिक सबूतों पर आधारित होने चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बैलेंस है जो देशों को अपने नागरिकों की रक्षा करने देता है, लेकिन साथ ही उन्हें बहाने बनाकर दूसरे देशों का माल रोकने से भी रोकता है। और यहीं पर WTO का ये SPS फ्रेमवर्क काम आया। इसने विवाद को सुलझाने का एक रास्ता दिया। भारत ने अपनी प्रक्रियाओं को सुधारा, साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया और आखिरकार यूरोपियन यूनियन को ये बैन हटाना पड़ा। इससे पता चलता है कि एक रूल्स पर आधारित सिस्टम कैसे काम करता है। चलिए अब एक और बहुत ही ज़रूरी और विवादास्पद समझौते पर आते हैं, ट्रिप्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जुड़ा है। ये एग्रीमेंट पक्का करता है कि नई खोजों जैसे कि नई दवाओं के पेटेंट को सभी सदस्य देशों में प्रोटेक्शन मिले। अब यहीं पर ट्रिप्स समझौते का सबसे बड़ा तनाव सामने आता है। एक तरफ पेटेंट कंपनियों को नई दवाओं पर अरबों डॉलर खर्च करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो दूसरी तरफ यही पेटेंट दवाओं को इतना महंगा बना सकते हैं कि वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं, खासकर किसी हेल्थ इमरजेंसी के दौरान। ये एक बहुत बड़ी नैतिक और आर्थिक दुविधा है जिससे आज भी दुनिया जूझ रही है। तो ब्रेटन वुड्स में ये जो पूरा सिस्टम बना था उसे 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसने दुनिया भर में तरक्की लाने में मदद की है, लेकिन आज ये कई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वो नियम जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया के लिए बनाए गए थे, आज 21वीं सदी की मुश्किलों, नई आर्थिक ताकतों और ग्लोबल चुनौतियों के लिए भी फिट बैठते हैं? इस पूरे सिस्टम का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।